लगातार 2 दिन नया हाई बनाने के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से है शानदार संकेत। महंगाई के मोर्चे पर राहत अमेरिका और भारत दोनों में। बड़ा सवाल है कि क्या आज की रिकवरी फिर से टिकाऊ होगी या आएगी मुनाफा होगी, तीसरा दिन रिकॉर्ड बनेगा या पास पहुंचकर रुकेंगे। लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक सेशन है, हो जाइए। वंडरफुल, आफ्टर लॉन्ग टाइम मिडवीक सेशन आ गया फाइनली। और काफी कुछ होने वाला है आज तो बाजार में। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है हमारे लिए। मतलब दीप, अगर पिछले 2 दिनों में ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जो आई वो छोड़ दें तो फिर आज अगर ये 2 ट्रेडिंग सेशन वाले पुराने थोड़ा सा हमारे दिमाग में हैंगओवर को क्या कहते हैं शब्द में, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है। मतलब वो दिमाग पर बोझ अगर वो नहीं होता तो आज तीसरा दिन पक्के तौर पर कॉन्फिडेंटली नए लाइफ हाई का होता है, यानी कि संकेत काफी बेहतर। बता दीजिए। बिल्कुल लीजिए आपके सामने आज के ट्रिगर्स। रिटेल महंगाई दर 5.5% के आसपास आती दिखी हिंदुस्तान में, अनुमान से रही कम। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ का आंकड़ा 16 महीनों की ऊंचाई पर 12% की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ। लगातार चौथे दिन अमेरिकी बाजारों ने लगाई दमदार दौड़, पौने 200 अंक डाउ तो सेंचुरी मारकर ऊपर बंद होता नैस्डैक। और कच्चा तेल वाह 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 $73 के आसपास। और क्या चाहिए, मतलब आपको लाइफ में क्या चाहिए और बताइए। अगर एक आध ट्रिगर और लगा सकता 2 तो लगा देता एफआईज और घरेलू फंड के दमदार खरीदारी के आंकड़े। मेरा सवाल भी आपसे एक्चुअली पहला वाला यही है। अच्छा, सबसे अच्छा ट्रिगर आज कौन सा दिख रहा है? सबसे अच्छा ट्रिगर है जो इन चारों में नहीं है। अच्छा, वो क्या? अच्छी खरीदारी के आंकड़े, लोकल और घरेलू फंड के, जो इन चारों में सी ट्रिगर। तो देखिए ये चारों, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो ये चारों ट्रिगर है बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको तो आज का मार्केट खोलना है 9:15 बजे, तो आज के मार्केट के लिए तो रोज वाले ट्रिगर, जो शॉर्ट टर्म वाले ट्रिगर, वो ज्यादा काम आते हैं। और कल की एफआईज के आंकड़े जो है कैश मार्केट के और वायदा कारोबार के मिलाकर घरेलू फंड के काफी मजबूत है। आपने जब पूछ ही लिया, बताइए यही कर दें विश्लेषण, इसका कर दिया जाए। बिल्कुल बताइए क्या खास बात है। पहली चीज, कल मैनकाइंड की बड़ी ब्लॉक डील थी और वो ब्लॉक डील थी 5,600 करोड़ के आसपास की, 5,585 टू बी प्रिसाइज। एफआईज की तरफ से माल बेचा गया। उसके बावजूद एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा है 77 करोड़ का, राइट। इसका मतलब है कि एफआईज ने 5,600 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी तो की है कम से कम। बिल्कुल, कुछ छोटी मोटी ब्लॉक डील्स और हैं, 200, 300, 200 करोड़ की मैं गिनते नहीं, तो रोज की बात है। अरे 200 नॉट काउंटेड। हाँ, अब तो बड़ी हो तो मजा है। मार्केट बड़े हो गए भाई, अब वो जमाना था हम 100-200 करोड़ की डील पे बड़ा कवरेज देते। नॉट वर्थ डिस्कसिंग नाउ। ओके, सो पहली चीज ये। दूसरा, लोकल फंड्स ने उसमें से खरीदा है, लेकिन उसके बावजूद खरीदारी के बड़ा आंकड़ा 1900 करोड़ से आसपास का लोकल फंड का, वो अच्छा है। अब आइए आप स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स 1380 करोड़, क्या बात है। स्टॉक फ्यूचर्स 1136 करोड़। अब इससे ज्यादा, मतलब कल के सुस्त बाजार में जब लाल निशान में आपके बाजार बंद हुए हों, अब इससे ज्यादा एफआईज क्या करें, मतलब और क्या। अब जिसको प्रॉफिट बुक करना है, भले कोई ट्रेडर 18,800 19,000 से लॉन्ग बैठा है, उसको लगता है 21,000 अच्छा है, 10% बन गया मेरा एक ही सीरीज में 4-6 हफ्ते में, बुक करना चाहिए। फेयर इनफ, नथिंग रॉन्ग, बट नंबर्स बहुत अच्छे हैं आज की शुरुआत करने के लिए। इसलिए मेरे लिए सबसे बढ़िया ट्रिगर ये है कि कल के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, एडजस्टमेंट के बाद भी। 5,600 करोड़ की डील के बाद भी नंबर्स अच्छे। तो ओवरऑल आज के लिए वैसे देखा जाए, सिर्फ आज के लिए ट्रिगर द बेस्ट। चलिए, तो अच्छे नंबर्स आए हैं और बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही हैं। आज भी ऐसे कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स होने वाली हैं, उस पर भी बाजार की नजर तो रहेगी। अच्छा सर, इंपॉर्टेंट है डेटा लिहाज से भी। हमारा इन्फ्लेशन का डेटा ठीक आया है, वैसे आप कह सकते हैं 3 महीने के ऊपरी स्तर पर है, बट अनुमान से बेहतर आया। आईपी हमारा बहुत ही बढ़िया आया है। अमेरिका का इन्फ्लेशन भी अनुमान मुताबिक आते हुए दिख रहा है, लगातार गिरावट का। पहले बताओ, पहले अमेरिका का बताऊंगा, इंडिया का। अब इंडिया की बात चलिए। हाँ, वेरी गुड, आपकी चॉइस एकदम परफेक्ट है। 5.55% महंगाई 3 महीनों के ऊपरी स्तरों पर। लेकिन इससे नाराज होने की, मुंह फुलाने की, दुखी होने की, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पर ऐसे 4 शब्द आप कभी एक साथ मेरे मुंह से सुनते नहीं है, लेकिन 3 महीनों की ऊंचाइयों को सुनकर आपके मन में यह आ सकता है। लेकिन अनुमान था 5.8% का, उसके मुकाबले में काफी बेहतर। और क्या चाहिए, उम्मीद से कम बढ़ी है महंगाई, वो भी अच्छी बात ही है। खाने पीने की चीज़ों की थोड़ी सी जो दिक्कतें चल रही है उसकी वजह से वो महंगाई है, बट ओवरऑल महंगाई में कोई चिंता वाली बात है नहीं। और जिस आंकड़े को आपको देखना चाहिए वो है कोर महंगाई का आंकड़ा, 4.3% से घटकर 4.1%। तो महंगाई के आंकड़े को दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, जैसे आप घुमा फिरा कर देखना चाहते हैं देख लीजिए, अच्छे माने जाएंगे। और अगर इसके साथ सोने पे सुहागा, पिछले क्वार्टर में 7.6% आपकी जीडीपी ग्रोथ आई थी, उम्मीद से कहीं ज्यादा, और
वो जीडीपी ग्रोथ आपके लिए और बेहतर होने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। कैसे आप देखिए 16 महीनों की ऊंचाइयों पर 11.7% ये हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का नंबर है। आप कहाँ पिछले साल नेगेटिव आईआईपी ग्रोथ थी, कहाँ इस साल 12% की ग्रोथ है। पिछले महीने भी नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इस महीने फिर से नंबर स्ट्रॉन्ग आते थे। सो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ बहुत बढ़िया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े अच्छे हैं, घटती हुई महंगाई, मतलब ये उम्मीद से कम बढ़ती हुई महंगाई, रादर वो शब्द सही है। मेरे ख्याल से दोनों ही नंबर हमारे बाजारों के लिए इकोनॉमिक डेटा के लिहाज से परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। इसके दम पे आप ये तो मान सकते हैं कि इस क्वार्टर की भी आपकी जीडीपी की ग्रोथ मजबूत ही रहने वाली है। गवर्नर साहब ने भी पॉलिसी में अपने एस्टिमेट बढ़ाए थे, इन्फ्लेशन का टारगेट सेम रखे, महंगाई के टारगेट बढ़ाए नहीं, लेकिन ग्रोथ के टारगेट बढ़ाए। तो आई थिंक ऑल इज वेल। चलिए, तो ये तो अच्छा है। डेटा हमारी इकोनॉमी के तो लगातार शानदार आ रहे हैं और आईपी और सीपीआई भी यही प्रूव कर रहा है। अब अमेरिका के इन्फ्लेशन की भी बात कर लेते हैं। ये भी अच्छा है, गिरकर ही आया अनुमान मुताबिक। एग्जैक्टली 3.1% का अनुमान था, 3.1% आया, 3.2% से 10 बेसिस पॉइंट घटकर अमेरिका में न कोई सरप्राइज न कोई शॉक। अब क्या होना चाहिए? अगर उम्मीद के मुताबिक डेटा है और आपका डाउ 3 दिन पहले से बढ़ा हुआ है, ठीक है, 2 दिन की फेड की मीटिंग है और आज रात अमेरिका में फेड की मीटिंग पर फैसला आना है, ब्याज दरों पर फैसला आना है, आगे आउटलुक होना है। तो फिर ऐसा क्या हो गया भाई साहब कि 250 पॉइंट आप बढ़ गए डाउ पे, 100 पॉइंट आप नेस्डेक पे बढ़ गए? करेक्ट सर। क्या हुआ ऐसा? कुछ नहीं। एक ही चीज है, अंदर में ताकत है, दिल में तेजी का मार्केट है। ये अमेरिका का मार्केट तेजी का मार्केट है और इसलिए आप देखिए 2 साल की ऊंचाई पर डाउ पहुंचा है, 20 महीने की ऊंचाई पर नेस्डेक है। ये ताकत दिखा रहा है कि नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर द मार्केट। करेक्ट सर। इकोनॉमी की खराब खबर भी मार्केट के लिए अच्छी, अच्छी खबर भी अच्छी, ऐसा कम देखने को मिलता है। और कोई खबर नहीं वो भी अच्छी। सो ये अंडर करंट जिसको बोलते हैं, अंडर करंट को आप ये कह सकते हैं हिंदी में, आपकी आंतरिक भावना, आप कैसा फील कर रहे हैं। तो मार्केट मजबूत फील कर रहा है और मजबूत फील करने में मार्केट को, आपको मैं बताऊं, आपको किसी को नहीं पता होगा, नहीं पता नहीं होगा, मतलब पता तो होगा लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। पिछले 2 दिनों में इजराइल और हमास के बीच में बहुत लड़ाई तेज हुई है। जबरदस्त वाली तेज हो गई है। यस, पढ़ा है आपने? यस सर। है ना? हुआ है ना? बताओ कौन डिस्कस करता है? कोई नहीं। कहीं युद्ध विराम डिस्कस कर रहे थे, वो 4 दिनों का सीज फायर, बहुत अच्छी खबर। ये मार्केट की टेंडेंसी है, खराब खबर इग्नोर, अच्छी खबर आने दो। है ना दीप? करेक्ट सर। ये तेजी का मार्केट, इसको बुल रन कहते हैं। राइट। और ये हमारे यहाँ नहीं, दुनिया भर में। तो ये जो 2 महीने पहले रोज बड़ी खबर आ रही थी, अब इग्नोर हो गई पूरी। भाई साहब बात ही नहीं कर रहे, ये तो मैं भी नहीं करता, ये तो बात में बात निकल गई तो मैंने कर दिया। मैं कौन सा लिख के लाया कि आज ये बात करूंगा, दोनों लड़ रहे हैं ना, फर्क ही नहीं पड़ता हमें। जिनको पढ़ता है उनको पढ़ता है नेचुरली, ऐसा नहीं कि बड़ी चीज़ें वो सब है अपनी जगह। मैं मार्केट के एंगल से बोल रहा हूँ। राइट। सो मार्केट किन चीज़ों को फोकस कर रहा है वो देखना समझना जरूरी है। सो अमेरिका के जो संकेत है दीप, फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, ये भी अच्छी बात आ गई। आज मामला मैं वही पूछने वाला था, आज क्या हो सकता है? यार ऐसा है ना दीप, क्या होता है कि जब आप एक तरफा तेजी या मंदी के साथ किसी बड़ी इवेंट में अंदर घुसते हैं, तो एक तरफ तो आपका बड़ी इवेंट के पहले मजबूत होना, संकेत अच्छे होना, ये कॉन्फिडेंस देता है कि डर नहीं है और कुछ ऐसा खराब आने वाला भी नहीं, आपको पता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी रहता है कि प्रॉफिट बुकिंग होनी है तो भी कोई न कोई ट्रिगर तो आपको चाहिए, इवेंट निकलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल आपको ये पूछना है कि अगर तेजी होगी तो क्या, और तेजी नहीं होके चलो समझिए कि आपकी उम्मीद के विपरीत मंदी होगी तो क्या, मंदी होगी तो कितना घट जाएगा डाउ, क्या 1000 पॉइंट घट जाएगा, क्या 500 घट जाएगा? उसका जवाब होगा ना। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 4 दिनों से बड़े 200-250-300 पॉइंट घट जाए तो फिर ठीक है, इतना तो आप इवेंट के पहले मान के चलेंगे। लेकिन मेरा ये समझना है, अब आज की मीटिंग में 2 चीज़ों पर बड़ा फोकस रहेगा। पहला, ब्याज दरों का बढ़ाना घटाना, जो कि कुछ होने वाला नहीं है, तो ये होगी आपकी इवेंट न्यूट्रल और ख़त्म। अब मार्केट आज पावेल साहब का भाषण सुनेगा, भाषण सुन के ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि पावेल साहब करना क्या चाहते हैं आगे। अमेरिका का मार्केट क्या मान रहे हैं? मार्केट 2 भागों में, 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन एक राय है, एक राय ये कि अब ब्याज दरें घटेंगी। कब और कितनी घटेगी इसको लेके 2 राय। आधे लोग मानते हैं मार्च से घटना शुरू हो जाएगा और आधे मानते 50% मई से घटना शुरू है, लेकिन घटेगी ये सब मान रहे हैं।
अब पावेल साहब अगर 4.2% के यील्ड को देखकर सेटिस्फाइड नहीं है और अगर कुछ उन्होंने डराने की कोशिश की तो आज रात को अमेरिकी मार्केट का माहौल बदल सकता है। Right. और अगर पावेल साहब ये कहते हैं कि 3.1% का महंगाई का आंकड़ा जो आया वो हमारे लिए ठीक है और 2% का जो हमारा टारगेट है आगे चलते हुए वो हम 2024 में हासिल कर लेंगे, हमें चिंता नहीं है, तो मार्केट बड़ी तेज दौड़ लगा सकते हैं। इवेंचुअली मेरा टारगेट लंबा वाला जो डाउ का है 38-39 हज़ार का इंटैक्ट है। बात कर रहे हैं। अब रोज वाला और बड़ी इवेंट वाला तो मेरे लिए भी बताना मुश्किल काम है कि क्या होगा, बट ओवरऑल जो कुछ डिसाइड करेंगे वो मैं नहीं करूंगा, पावेल साहब करेंगे। पावेल साहब जो कहेंगे उसका मैं कल सुबह एनालिसिस कर दूंगा। मैं इतना ही कर सकता हूँ, बस इसके भी और नहीं। सो आई थिंक एक बड़ी इवेंट है, बड़ी इवेंट के पहले आपको पता ही है कोई भी तरफ बड़ा मूव आ सकता है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी रहेगी आज दोपहर वाले शो में 2 से 3:30 बजे कि कल के लिए पोजीशन कितनी रखनी कितनी नहीं रखनी, और वो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए तो कोई खास चिंता की बात अभी भी है नहीं, चाहे वो अमेरिका के हो चाहे भारत के। करेक्ट सर, ठीक है, यहाँ से भी कोई परेशानी है। एक चीज़ और फिर आज की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। 2 दिनों से हमारे बाजार में एक ट्रेंड बन रहा है कि आप ओपनिंग पर तो रिकॉर्ड बनाते हैं, फर्स्ट हाफ अच्छा रहता है, सेकंड हाफ में थोड़ी मुनाफा वसूली आप कह लीजिए या थोड़ा रोटेशन कह लीजिए, जैसा भी है। कल ये थोड़ा ज़्यादा होते हुए दिखा, ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास आप आकर बंद भी हुए। जरा ये समझाइए क्या हो रहा है। अच्छी मार्केट है दीप, हर एक लेवल पे खरीदारी भी आए और प्रॉफिट बुकिंग भी आए तो कोई गलत नहीं है। और मैं तो सीधा बोल रहा हूँ दीप, मुझे एक सिंपल सी जगह 26 अक्टूबर को आज से ठीक 1.5 महीने पहले कौन था ऐसा शूरवीर हिंदुस्तान में या दुनिया भर में जो ये बोलता था कि हम 21,000 की निफ्टी दिसंबर के महीने में देख लेंगे। करेक्ट सर। 2000 पॉइंट की आशु जी के शब्दों में खड़ी तेजी हुई है ना। सो अगर किसी ने उस समय हिम्मत करके किसी ने तो लिया ही ना। Yes. हमने भी बोला था, हमने खुद ने पैसा डाला था। अच्छा बाय द वे मैं आपको बता दूं, जो पैसा मैंने डाला था 20,800 पे, सॉरी 18,800 पे, 19,000 पे, मैं कोई प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि टाइम वाइज इन्वेस्ट कीजिए तो मैं खुद भी करता हूँ। एग्जैक्टली। मैं भी चाहता हूँ 15% एनईवी ऊपर है। जहाँ डाला 1.5 महीने में 15% रिटर्न कहाँ होता है? 2 साल इंतजार करो तो एफडी का नहीं मिलता। एग्जैक्टली। करेक्ट। एग्जैक्टली। तो मुंह में पानी तो आना चाहिए, लेकिन अगर मेरे मुंह में ऐसे पानी आने लगा तो मैं आपका क्या करूंगा? सो इसलिए ये कोई इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म वाले नहीं है, लॉन्ग टर्म वाले, बीच बीच में थोड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन स्टे इन्वेस्टेड। सो आई थिंक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दीप जो आपका सवाल है लाइफ टाइम हाई के आसपास आती हुई दिख रही है तो गलत नहीं है, और ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। कुछ यूफोरिया नहीं है। सी ज़्यादातर बड़े लोगों को तकलीफ किस चीज़ से होती है? यूफोरिया हो, वो यूफोरिया चाहे मार्केट में अनाप शनाप बढ़ रहा है, यूफोरिया मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अनाप शनाप बढ़ रहे हैं, यूफोरिया आईपीओ में हो, यूफोरिया पैनी स्टॉक में हो, ये सब कुछ जो नहीं हो रहा है ये अच्छी बात है। तो आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है, और ये जैसा चल रहा है इसको चलने दो। डोंट डिस्टर्ब। हर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, हर सपोर्ट लेवल पे खरीदारी होनी चाहिए। आप अपना डायरेक्शन क्लियर रखो। अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करने वाले स्किल ट्रेडर हैं, रुकावट के लेवल के आसपास बेचिए, आराम से खड़े हो जाइए, वापस मिलेगा। आपको मंदी नहीं आती, बहुत ही अच्छे आप ट्रेडर हैं, आपके लिए ये मार्केट बना है आजकल। हर सपोर्ट लेवल पे आप खरीदारी कीजिए, आपको वापस से एग्जिट मिलेगा। और अगर आप शॉर्ट वाले ट्रेडर हैं तो भी आप हायर लेवल पे रुकावट के लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ वापस नीचे आए ले लीजिए। सो आई थिंक तीनों तरह के ट्रेडर के लिए मार्केट परफेक्ट है। और जहाँ तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, 25 दिन मिड कैप इंडेक्स बढ़ने के बाद अगर 1-2 दिन हल्का फुल्का हो जाए, घट जाए, रुक जाए, कौन सी बड़ी बात है? सो आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 25 दिन अगर वो फिबोनाची जो होता है इनका टाइम वाइज, उसमें 25 दिन घटने के बाद 5-7 दिन अगर दिन के हिसाब से भी घटे तो बनता है। टाइम वाइज अगर तेजी होनी तो टाइम वाइज करेक्शन भी तो होना चाहिए कि नहीं? करेक्ट सर। खाली टाइम वाइज तेजी में टाइम वाइज, मंदी में पॉइंट वाइज, ऐसे थोड़ी चलता है। तो कभी कभी मार्केट कंसोलिडेट भी करेगा, बड़ी छलांग लगाने के पहले वक्त बिताएगा, और वो मार्केट की सेहत के लिए अच्छा है। डरे नहीं, घबराए नहीं। एक आध दिन नहीं बढ़ने से, 1-2 दिन रुकने से बाजार के लंबे और बड़े ट्रेंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिंपल। अंडरस्टूड सर। बताएं फिर आज के स्ट्रैटेजी सेटअप। कल तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी, आज के लिए क्या मूव आ रहा है, और ऑफ कोर्स आपकी कहाँ पर है नज़र? पहले आज के ट्रिगर्स सारे के सारे पॉजिटिव हैं जी। मैंने थोड़ा सा कम बुलिश दिखूं इसके लिए मैंने एक को न्यूट्रल किया, वो एफएनओ को। वैसे तो मेरे लिए एफएनओ भी न्यूट्रल नहीं है, एफएनओ भी न्यूट्रल नहीं है। सही बात है, 6 पॉजिटिव संकेत है, लेकिन फिर भी थोड़ी शंका शर्म से मैंने कहा कि एक तो न्यूट्रल रखो यार, लोग क्या बोलेंगे। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 0.94, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी के दिन 0.82, हल्के बाजार शॉर्ट साइड पे जाना है, इसलिए लगभग सारे संकेत पॉजिटिव।
ग्लोबल मार्केट और कच्चे तेल दोनों से संकेत अच्छे। $73 गिराओ, मेरा पेट्रोल डीजल का कम से कम बिल तो कम हो है ना। और दूसरी एक अच्छी बात दीपक क्या कि ये कच्चे तेल में घटे बीच में ना, ये 2-3 दिनों पहले बड़ी मार्केट में हवा चली थी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, करेक्ट सर, है ना। उस चक्कर में आपके सारे एमसी घट भी गए, ये 2 दिनों से करेक्शन दिखाया, HPPP IOC नीचे आ गए थे। आज कच्चा तेल $73, लो बढ़ाओ दाम, किसको बढ़ाना है, ना बढ़े, नहीं बढ़ेंगे, जरूरत ही नहीं है, बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। उसके अलावा FIs और लोकल फंड दोनों की खरीदारी के आंकड़े हम डिस्कस कर चुके हैं, लौट चुके हैं। अच्छा संकेत वो है, बाय ऑन एवरी डिप की स्ट्रेटेजी अपनी है, रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा कि आगे की भी लाओ लाइन, हाँ ठीक है। निफ्टी 21,150, अब ये 2 लेवल दे रहा हूँ बड़े काम के आपके। निफ्टी 21,150 और बैंक निफ्टी 47,600, इसके ऊपर निकला तो नया ब्रेकआउट मिलेगा। और तब आपको जो आपका जो सवाल था ना ये अभी थोड़ी देर पहले कि थोड़ा सुस्ती प्रॉफिट बुकिंग और जिस सुस्ती से आप बाहर निकलना चाहते हैं, इसके लिए 2 लेवल नोट कर लीजिएगा दीप। 21,150 के ऊपर निकलते आप फिर से चीयर अप करेंगे, 47,600 के ऊपर निकलते आप एकदम खुश हो जाएंगे, ये 2 लेवल, ठीक है। लेकिन अगर आपको 2 दिनों की प्रॉफिट बुकिंग से डर लग रहा है तो मैंने ट्रेडर्स और पोजिशनल इन्वेस्टर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स, पोजिशनल इन्वेस्टर जो बोल दो, जो हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए पैसा लगाते हैं, 2 तरह के लोग हैं, और एक डेली वाले हैं और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो आप किसी को समझाने की जरूरत नहीं, आप किसी बड़े बुल मार्केट में, तो वो तो सोचते नहीं, बोले वो तो अब बोले कि कितनी जगह जाता हूँ सब बोलता है सर हमने लगा के छोड़े, जब आप बोलोगे तब बेचेंगे, हम बेचेंगे ही नहीं। ऐसे लोग अब मुझे मिलने लगे और मैं बड़ा खुश होता हूँ उनसे, जो रोज ये पूछे ना आज क्या होगा कल, वो जो बोलते ना हम बेचेंगे नहीं सर जब तक आप नहीं बोलोगे, तो वैसे इन्वेस्टर चाहिए, तो उनका तो छोड़ दीजिए। अब आइए पोजिशनल ट्रेडर्स, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं आपको लेवल दे रहा हूँ ताकि आपका दुख दर्द कम हो जाए। आपको हमेशा बार बार डाउट, 20,675 अगर इसके नीचे बंद होगा तो ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा, पहला संकेत है 20,675 के नीचे बंद होना जरूरी है, ठीक है। और बैंक निफ्टी ये बंद होना चाहिए आपका 47,400 के नीचे, नहीं ये बंद होना चाहिए आपका, हाँ 47,000, कुछ तो गलत दे दिया मैंने, 46,400, सॉरी इसको 46,400 करिए, 46,400 के नीचे बंद होगा, हाँ अब सही है, 20,675 और 46,400 ये 2 लेवल क्लोजिंग बेसिस पे नोट कर लीजिए। इनके नीचे बंद होगा तो जो पोजिशनल ट्रेडर 5-7-10 दिन के लिए जो मोमेंटम को राइड करते हैं उनको सावधान होना है, वहां पे शॉर्ट नहीं करना, वहां लॉन्ग पोजीशन पे सावधान होना, रिव्यू करना है कि लॉन्ग रखूं या छोड़ दूं। अब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स डेली बेसिस पे आजकल 1-2 दिनों के लिए जो ट्रेड कर रहे हैं, ये 1 हफ्ते से 4 हफ्तों वाले के लिए पहले जो दिए लेवल, अब आज वालों के लिए 20,850, 5-25 पॉइंट आप अपना दिमाग लगा लें, और 46,800 ये 2 लेवल है। इसके नीचे बंद होने पे ही आपके लिए शॉर्ट टर्म में फॉर एग्जांपल 21,037 जो बन गया वो हाई हो गया, ये 47,588 हाई हो गया, ये कंफर्मेशन इन 2 लेवल के नीचे आने पर आएगी और फिर आपको नया ब्रेकआउट तब मिलेगा जब आप 21,150 और माफ की, हाँ 21,150 और आप ऊपर में ये 47,600 का लेवल आप पार करेंगे, तो ये ठीक है, गॉट। चलिए 21,050 करिए, माफ कीजिएगा, हाँ हाँ 21,050, 150 नहीं, 150, 100 तो अभी तक हुआ ही नहीं, 21,037 तो आई है। मैं वही सोचा था, मैंने कहाँ गड़बड़ हुआ है, 21,050 या 21,050 के ऊपर और 47,600 के ऊपर ब्रेकआउट, परफेक्ट है, ठीक है, ठीक है। बाय ऑन एवरी डिप्स बरकरार है, बराबर। अब आइए स्टॉप लॉस एक ही है 20,825, बड़े लेवल्स कुछ नहीं, अरे हाँ वो तो दिए नहीं ना, भूल गया। 20,700, 20,850 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, 2 टुकड़ों में खरीद लीजिए, 20,850 पे थोड़ा, 20,700 पे और, चाहे इस रेंज में खरीदे जी। 20,960, 21,025 ये आपका ऊपरी जोन है, यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ देखेंगे ताकत और बनी 21,050 के ऊपर ब्लू स्काई जोन, ठीक है। बैंक निफ्टी 46,850, 47,000 पहला सपोर्ट जोन है, इसके नीचे आसानी से जाएगा नहीं, नीचे 46,650, 46,800 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। ऊपर की तरफ 47,225, 47,300 पहली हल्की फुल्की रुकावट की जगह, यहाँ एक बार पहुंचने की कोशिश आज करेंगे। 47,450, 47,575 आपके लिए ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग जोन है। बड़े लंबे समय बाद दीप बैंक निफ्टी में ऊपर के 2 लेवल निकल कर आए, नहीं तो आज तक अभी तक इतने दिनों से सिर्फ ऊपर का एक ही लेवल निकल के आ रहा था, आज 2 लेवल्स निकल के आए। 47,450, 47,575 प्रॉफिट बुकिंग जोन है, इसलिए मैंने कहा 47,600 के ऊपर ही फ्रेश और बड़ी तेजी बनेगी। अब आइए आपको स्टॉप लॉस के लेवल दे दूं। लॉन्ग पोजीशन पे 20,850 होता है, मैंने 25 पॉइंट का क्वेश्चन रखे 20,825 रखा है आपके लिए। इफेक्टिवली 20,850 है, आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके लगा सकते हैं इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। 46,800
बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस होगा। जिनको छोटा रखना है 47,000 भी रख सकता है, अदरवाइज 46,800 आप लेकर चले। क्लियर है? गॉट इट। अब आइए शॉर्ट साइड पे, एक ये 21,050 इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, और बैंक निफ्टी पे एक ये 47,500 इंट्राडे और क्लोजिंग 47,325। इंट्राडे का मैं 47,600 भी रख सकता हूँ, आपको जो ठीक लगे, थोड़ा दूर हो जाता है 47,500, लेकिन क्लोजिंग स्टॉप लॉस में आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर 47,325 के ऊपर आज बैंक निफ्टी बंद होता है वीकली एक्सपायरी के दिन, तो बैंक निफ्टी 47,600 भी पार करेगा, 48,000 की तरफ भी जाएगा, तब आप अपनी शॉर्ट काट लीजिएगा। ठीक है सर, गॉट इट। नई पोजीशंस खरीदना है निफ्टी, आइडियल रेंज ये है 20,700 से 20,850 के रेंज में खरीदे, चाहे तो 2 टुकड़ों में खरीद लें, 700 पे थोड़ा, 850 के आसपास थोड़ा, चाहे तो आप रेंज में जहां मौका लगे खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 20,650 का, 50 पॉइंट नीचे 700 से। 20,900, 925 दो छोटे टारगेट है, 20,960 मीडियम टारगेट, 21,025 के टारगेट के लिए। अब आपको लगे कि वो तो आएगा नहीं आएगा पता नहीं, नहीं आया तो 20,825 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स 75 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट जो बनेंगे DFO 20,960, 21,000, 21,025 तीन टारगेट है। 21,050 के ऊपर निफ्टी ब्लू स्काई जोन में है। अपने टारगेट को आगे बढ़ाते चले, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, ये रेंज है आपके लिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स वाली ले आइए स्ट्रेटेजी, निफ्टी में खरीदारी करने की राय ये आपके लिए आती हुई। ठीक है, बेचनी हो तो 21,000 के आसपास आप मौका देख सकते हैं। 21,000 से 5-25 पॉइंट ऊपर, 5-25 पॉइंट नीचे, आप उस समय का मूड माहौल अंदाजा देखकर एक बार वहां बेचे। 21,000 के आसपास स्टॉप लॉस क्लियर कट है 21,050, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नहीं रहना है। टारगेट जो बनेंगे 20,970, 20,925 दो छोटे टारगेट है। 20,900, 20,875 और 850 के आगे के टारगेट के लिए बिकवाली करनी। इससे ज़्यादा मैं मंदी देख भी नहीं रहा, इतना ही काफ़ी है। इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बैंक निफ्टी पर खरीदना है 46,800 से 47,000 कल के लोज और 46,800 के बीच में मौका मिले टुकड़ों में खरीदिए, 2 से 3 टुकड़ों में। 46,650 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 47,100, 175 दो छोटे टारगेट है। 250, 300 दो मीडियम टारगेट है। 47,450, 575 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी बैंक निफ्टी में। दूसरा तरीका है कि कल का लो 47,000 है, उसका स्टॉप लॉस लगा के भी आप खरीद सकते हैं। वो मार्केट खुलने पर 9:08 पे मैं आपको बता दूंगा। बेचना चाहें बैंक निफ्टी तो जरूर शौक फरमाए, और बेचने के लिए बढ़िया जगह बता देता हूँ दीप। 47,450 पहला लेवल है और 47,575 दूसरा लेवल है। दोनों लेवल पे शॉर्ट कीजिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 47,650 का। डरिए मत, कोई बात नहीं, शॉर्ट करने का भी मौका है तो बता रहा हूँ, नहीं होता तो मना कर देता। 47,325 और 275 दो छोटे टारगेट हैं। 200 और 100, 47,025 ये फाइनल टारगेट है, जिसके लिए बैंक निफ्टी में ऊपर में आप कर सकते हैं बिकवाली भी कर सकते हैं। ओके सर, गॉट इट। बैन में बता दूं, जी एंटरटेनमेंट एक दिन बाहर रहने के बाद वापस एंट्री कर चुका है। एग्जिट किसी भी शेयर की नहीं हुई है कल। तो जी एंटरटेनमेंट, इंडिया सीमेंट्स, हिंदुस्तान कॉपर, बलरामपुर, नैल्को, सेल, डेल्टा और इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये सारे स्टॉक्स आज बैन में आपको दिखेंगे। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स अनिल जी वायदा कारोबार के है ना? एक्सपायरी भी है। नीचे में 20,900 जी, नीचे में क्या, जहां बंद हुए 20,900 मेक और ब्रेक लेवल है। 20,900 पे 60 लाख शेयर पुट में है, और वो आपके सपोर्ट का काम। 21,000 पार करने में इस बार थोड़ा पसीना आएगा ऐसा लग रहा है। 1.5 करोड़ शेयर हैं दीप वहां पर 21,000 के कॉल्स पर। तो 21,000, 21,025 आपके लिए सप्लाई का काम करेगा। 21,050 के ऊपर ही बढ़िया और नई तेजी बनेगी, तब तक नहीं बनेगी। क्लियर है? बैंक निफ्टी 47,500 रुकावट है। 45 लाख शेयर वहां पर ओपन इंटरेस्ट में है, और नीचे में 47,000 हल्की फुल्की आपके लिए खरीदारी का सपोर्ट के लिहाज से। बस वही सिंपल। बेसिकली 47,300 से 47,500 की रेंज में कॉल राइटिंग दबा के होके रखिए, उसको पार करने में थोड़ा सा पसीना आएगा। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, यहाँ आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। अच्छा, आज भी वैसे ही करना है कल की तरह, एक स्टॉक ऑफ द डे परंपरा तो अभी कल ही शुरू की है, तो बिल्कुल जारी रहेगी, एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, आइए आज का पहले 8:30 बजे वाला जो स्टॉक ऑफ द डे, आज 9 बजे आप स्टॉक ऑफ द डे ले रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं आई एम वेरी बिजी। यस, डोम्स एक्स्ट्रा हुआ मैं आज। शेल्टर होम 2 IPO खुल रहे हैं, उस पर भी तो आपको राय देनी। दोनों पे तैयार है। होमवर्क पूरा किया है। 9 बजे। यस, चलिए, बिजी है। स्टॉक ऑफ द डे भी मिलेगा 9 बजे, और साथ ही आपको 2 IPOs उस पर भी राय। पहले पर इस समय जो स्टॉक ऑफ द डे है ये जान लेते हैं अनिल जी की तरफ से। यस सर, खरीदारी की राय उस स्टॉक में दूंगा जिसने मेरी बहुत इज्जत बढ़ाई है। HPCL चुनाव के नतीजे के बाद किसी ने नहीं सोचा था उस दिन की 9% सबसे टॉप गेनर हो सकता है। वायरल 9-10% जो भागा था। आई लव इट।
मतलब ये स्टॉक ऐसा है, बड़ा ओबीडियंट हो गया है, Yes. कहना मानता है। तो आज खरीदने की राय, पहले लेवल्स नोट कर ले। 353 का स्टॉप लॉस है, 365 370 के 2 टारगेट के लिए। तीनों ही तेल कंपनी में सबसे हाई बीटा स्टॉक हो गया HVP IOC में, पहली चीज। दूसरा, ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्शन भी हो गया। पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में क्या लोगों ने बड़ी रूमर फैला रखी थी मार्केट में, प्राइस हाइक आने वाला है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ये करेंगे, ये क्यों, इलेक्शन के रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया ना, तो बढ़ेंगे। अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो फिर तो सरकार नहीं बढ़ेगी, अरे पेट्रोल डीजल बढ़ाएंगे, अगली बार इलेक्शन में क्या होगा। तो इस रिजल्ट को लोगों ने इस तरह से देखा कि 3 राज्यों में जिस तरह से जीते हैं, और ये तो अब दाम बढ़ाएंगे। तो क्यों बढ़ाएंगे भाई? तेल तो नीचे जा रहा है। तो $73 का जो तेल का लेवल है वो बड़ा पॉजिटिव है, अच्छे लेवल पे है, मार्केट का मूड माहौल है, तैयार है एक रिकवरी के लिए। खरीदे HPCL, खरीद लेते हैं HPCL। चलिए वापस आ गए फेवर में एनर्जी के, इस पर रखनी है आपको नजर। दूसरा स्टॉक ऑफ द डे और बाकी 2 IPOs का विश्लेषण बस कुछ ही देर में 9 बजे आ रहा है आपके लिए। आइए फिर हमारी टीम भी है तैयार और इनसे भी जानते हैं कौन सी हैं आज की खबरें और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। नुपुर, अरमान और आशीष हैं स्टूडियो में। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं खबरें और ट्रिगर्स आज की। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के साथ। 45 करोड़ शेयर आज यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। QIB को इशू किए गए थे, उन्हें अलॉट किए गए थे, तो ये शेयर्स की आज लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। एक सेट है RCF, फाइनल डिविडेंड थे करीबन ₹4.25 का, तो ये स्टॉक भी आज एडजस्ट होते हुए दिखेगा इंटरिम डिविडेंड के चलते। प्राइमरी मार्केट का अपडेट बता देती हूँ। आज 2 IPO खुलने वाले, जैसे कि डिस्कशन हो ही रहा था। इंडिया शेल्टर आज से खुलेगा, 15 दिसंबर तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड 469 से 493 रुपीज़ का है। 1200 करोड़ की इसकी साइज है। OFS में 400 करोड़ और साथ ही साथ जो फ्रेश इशू है वो भी 800 करोड़ का। कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 360 करोड़ रुपए जुटाए। डोम्स इंडस्ट्री का भी IPO आज ओपन होने वाला है, 15 तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड इसकी 750 से 790 रुपए की है। इशू साइज इसका भी 1200 करोड़ का है। OFS 850 करोड़ और फ्रेश इशू की बात करें तो वो भी 350 करोड़ है। एंकर बुक के जरिए डोम्स ने करीबन 537 करोड़ रुपए जुटाया। तो दोनों ही IPO पे ये दोनों IPO से रिलेटेड अपडेट्स है। खबरों में सबसे पहले आज एक्सिस बैंक, जहाँ पे आज बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। 3700 करोड़ की ये डील होगी। ब्रेन कैपिटल बैंक में करीबन 1% हिस्सा बेचने वाला है। फ्लोर प्राइस देखें तो 1109 रुपए का, 2% के डिस्काउंट पे ये डील होगी। इंडियन बैंक पर भी फोकस करके चलना है। QIP आज से ओपन होने वाला है। फ्लोर प्राइस देखें तो 414 रुपए का है, 5% के डिस्काउंट पे हो सकता है। 15 दिसंबर को बोर्ड बैठक होगी जहाँ पे QIP की इशू प्राइस तय की जाएगी। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आज की। अरमान, मॉर्निंग, आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं? बिल्कुल, टीटागढ़ रेल सिस्टम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कल अगर आप देखें 12 दिसंबर को QIP बंद हुआ है, 7 दिसंबर को जो है शुरू हुआ था और इशू प्राइस 933 का है, जिसमें डिस्काउंट 4.4% का है फ्लोर प्राइस से। लॉरिस लैब यहाँ पर सब्सिडरी ने US FDA ने 4 से 12 दिसंबर के बीच यहाँ पर जांच हुई और जांच में फॉर्म 483 के साथ 5 आपत्तियां जारी की गई हैं। ITC एनालिस्ट मीट का टेकअवेज हैं, जिसमें FMCG कारोबार पर फोकस है। 80 से 100 बेसिस पॉइंट EBITDA मार्जिन में बढ़त का अनुमान है। सिगरेट ग्रोथ नियर टर्म में हो सकती है, अगर आप देखें कंसोलिडेटेड हाई बेसिस के चलते। एग्री बिजनेस की बात करें तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट पर उनका फोकस किया जाएगा। और ब्लॉक और बल्क डील्स में मैनकाइंड फार्मा, जहां पे बायर्स में कोटक फंड है, जिन्होंने लगभग 20.3 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और सेलर्स में बैज और कैन हिल और हेमा जैसे नाम हैं जो यहाँ पर आप देखें बिकवाली करते हुए दिखे हैं। जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर प्लूटस वेल्थ ने 90 लाख शेयर जो कि 292 के आसपास के भाव पर वो खरीदते हुए दिखे हैं, जो कि 0.9% स्टेक है। और अंत में करोड़ एशिया बैंक, यहाँ पर SBI म्यूचुअल फंड ने 1.2 करोड़ शेयर्स जो कि 1.5% इक्विटी है, 162 के भाव पर वो खरीदते हुए दिखे। ये है आपके लिए कुछ खबरें और बड़ा ब्लॉक एक्शन जो कल दिखा था, आज भी कुछ स्टॉक्स में आ सकता है। आइए ब्रोकरेजेस पर भी डालते हैं नजर। FIR मॉर्निंग आशीष, क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट? गुड मॉर्निंग दीपांशु। ITC यहाँ पर देखिए एनालिस्ट मीट के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले देखिए CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और जो टारगेट प्राइस है वो 483 रुपये से बढ़ाकर 492 कर दिया है। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 475 के टारगेट के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट दिया 493 रुपये का। जेफरीज बुलिश नजर आ रहे हैं, खरीदारी की राय के साथ 530 रुपये का टारगेट दिया। क्या कह रहे हैं एनालिस्ट मीट के टेकअवेज, इस दिन के दौरान विस्तार से हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्फोसिस, यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, भाव चल रहा है 1476 का, टारगेट इनका 1650 रुपये का। और ये मान रहे कि मैनेजमेंट ने बताया कि नियर टर्म में अगर आप देखें तो थोड़ी सी ग्रोथ म्यूटेड देखने को मिल सकती है, लेकिन फर्स्ट हाफ जो FY24 का रहा है
है। इसमें डील बुकिंग्स काफ़ी अच्छी है, तो इसका इम्पैक्ट FY25 तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये मान रहे कि जो रिसेंट मैनेजमेंट चर्न हुआ है इसके चलते कोई भी एग्जीक्यूशन पर इम्पैक्ट नहीं है, तो अच्छी रिपोर्ट है इन्फोसिस पर। M&M फाइनेंस जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, 270 रुपये का टारगेट दिया है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर आज नज़र रखनी है। हल्की रिपोर्ट्स आ रही हैं जी आजकल। बस इतनी है सर। क्या दिसंबर है। दिसंबर अभी तो शुरू हुआ है, ढंग से शुरू भी नहीं हुआ। छुट्टी पे जाने का टाइम नहीं है अभी से मतलब छुट्टी के माहौल में FIs। छुट्टियों की लिस्ट भी आ गई ना सर FI। अच्छा क्या है? अभी नूपुर बताएगी दिन के दौरान। थोड़ा मतलब ऐसा हो गया कि मतलब हमारे यहाँ भी है ना, कैसे परंपरा बन जाती है। क्रिकेट का कुछ भी आएगा तो उसकी खिंचाई कुशल की जाएगी, छुट्टियों का कुछ भी आएगा तो आशीष की खिंचाई नूपुर की करेंगे। ये सारा मतलब परंपरा ही बन चुकी है एकदम। आइए हम भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। आज कल के अवकाश के बाद बंसल जी फिर से जुड़ेंगे, बाकी एक्सपर्ट्स भी जुड़ने की तैयारी में। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमरीश सर के साथ। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। आज का शेयर है सोना BLW प्रिसिशन फोर्जिंग। ये एक लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज प्ले है जो डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है हाईली इंजीनियर्ड ऑटोमोटिव सिस्टम्स और कंपोनेंट्स। 71 OEM कस्टमर्स हैं अक्रॉस इंडिया, यूरोप, US और चाइना इन बोथ इलेक्ट्रिफाइड एज वेल एज नॉन इलेक्ट्रिफाइड पावर ट्रेन सेगमेंट में। 9 स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया, US, मेक्सिको और चाइना। 26% का जो रेवेन्यू आता है EV सप्लाई से आता है, 22% हाइब्रिड से आता है। सो बेसिकली फ्यूचर रेडी कंपनी है, डे-रिस्क मॉडल है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन है 22,000 करोड़ का है, जिसमें EV है करीब 17,100 करोड़ का, तो 78% का है करीब। FY25 का जो EPS का अनुमान है 16 का है, तो यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है 640 का। तो 640 का टारगेट है, खरीदारी करके चलनी है आपके लिए सोना BLW। ये अमरीश सर की तरफ से उनकी पसंद आ रही है। स्टॉक में भी आपको एक्शन दिख सकता है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर भी आपको रिएक्शन देने वाले हैं। कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स और फंड रेजिंग एक्टिविटीज चल ही रही हैं बाजार में। अमरीश सर, PSU बैंक्स में भी अच्छा एक्शन है। बैंक ऑफ इंडिया, इसके QIB को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। आज QIB वाले शेयर्स लिस्ट होने वाले हैं। इंडियन बैंक जो हमारे भी रेडार पर है और कल इसकी बात भी हम कर रहे थे, यहाँ पर QIP खुला है। कल के भाव से करीब 5% डिस्काउंट पर इंडियन बैंक का QIP आ रहा है 414.4 के लेवल पर। कोई राय सर, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक या बाकी PSU बैंक्स जहां पर एक्शन बना हुआ है बाजार का? देखिए PSU बैंक्स में ओवरऑल अभी एक्शन बना हुआ है और ये जो QIP होता है उस वक्त शायद थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता है, बट देन विद इन अ वीक 10 डेज फिर से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इश्यूज व्हिच वी हैव सीन वही होता है, तो आई थिंक इट्स इनफैक्ट टाइम टू बाय। मैंने यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, तो आई थिंक इट्स क्लियरली टाइम टू बाय। ओके, तो क्लियरली टाइम टू बाय। और अगर आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है क्योंकि इतनी बड़ी फंड रेजिंग हो रही है अक्रॉस द बोर्ड इन बैंक्स में, तो फिर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अमरीश सर, एक राय टीटागढ़ रेल पर भी लेना चाहूंगा। अगेन रेलवे स्टॉक्स फ्लेवर ऑफ द ईयर रहे हैं, पिछले 2 साल से इनफैक्ट फ्लेवर में रहे हैं। टीटागढ़ हमने भी काफ़ी पहले इसको आइडेंटिफाई किया था। इसका भी कल QIP लॉन्च हुआ है, करीब 4.5% के डिस्काउंट पर इनका QIP आ रहा है। जरा इस पर भी एक बार अपनी राय दे दें टीटागढ़। देखिए टीटागढ़ यदि लास्ट 18 मंथ्स में देखें तो ऑलरेडी 10 बैगर हो चुका है, करीब 90 के आसपास था 18 महीने पहले ना। अभी हम लोग देख रहे हैं 1000 प्लस है। अभी जो QIP आ रहा है इट्स एट अ स्लाइट डिस्काउंट। काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आए हैं, काफ़ी अच्छे JVs इन्होंने बनाए हैं, पर मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द गुड न्यूज़ इज ऑलरेडी देयर इन द प्राइस। शायद यहाँ से इमीडिएट काफ़ी बड़ा अपसाइड मुझे लगता नहीं है टिल वी सी एग्जीक्यूशन हैपनिंग। तो यहाँ पे मैं तो आई गिव अ रिकमेंडेशन ऑफ होल्ड विद स्टॉप लॉस, पर यहाँ पे फ्रेश बाइंग आई डोंट थिंक आई विल डू एज अ इन्वेस्टर। एज अ ट्रेडर शायद यहाँ से अपसाइड करीब 5-8 अबाउट 10% का भी अपसाइड हो सकता है, बिकॉज काफ़ी वॉलेटाइल भी रहता है स्टॉक, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट मैं शायद अवॉइड करूँगा इस लेवल पे। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह है, बट अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है। टीटागढ़ रेल यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है और रेलवे स्टॉक्स फ्लेवर में भी रहे, मोमेंटम में भी रहे। देखते हैं आज कैसी मूव आएगी। RVNL पर भी रखिए नजर, IRCTC पर भी रखिए नजर। अमरीश सर, एक बार IRCTC पर भी आपकी राय लेना चाहूंगा। एकमात्र रेल स्टॉक ऐसा था जिसने पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं किया था, बट अब रिसेंटली बाजार का फोकस यहाँ पर भी शिफ्ट होने लग गया है सर।
इनफैक्ट अभी इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि क्योंकि सभी स्टॉक्स पूरा मार्केट चल चुका है, तो देख रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स मूव नहीं किए हैं और फंडामेंटली अच्छे हैं, और उसमें से IRCTC क्लियरली एक स्टॉक निकलता है जो इनिशियली परफॉर्म किया था, उसके बाद उन्होंने देखा कि इट्स बीन मोर लेस फ्लैट। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी ले सकते हैं। यहाँ से मुझे लगता है कि अपसाइड करीब एटलीस्ट अबाउट 20-25% का है। I mean, although it may not go like the other railway stocks, पर at least 20-25% का अपसाइड यहाँ से है आपके लिए IRCTC मजबूती के साथ स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाइए। अब स्वागत किया जाए विश्वेश जी का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग विश्वेश जी, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल का जो पुल बैक था वो सम सॉर्ट ऑफ बहुत शॉर्ट बिल्टअप हो गया सिस्टम में, और आज डाव का जो मूवमेंट था उसके बाद में ऐसे दिखा रहा है हमारे यहाँ मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए एटलीस्ट स्टॉक स्पेसिफिक। तो मैंने स्टॉक जो चुना है वो कल के टॉप गेनर में से स्टॉक है HDFC लाइफ। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग आई है अनिल जी, 700 के ऊपर, और ये जो स्विंग था ये इसने जुलाई के हाईज को निकाला है, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स के साइडवेज मूव का अपसाइड ब्रेकआउट है। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। अगर कोई भी गिरावट आती है 700 तक तो भी एक्यूमुलेट करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 685 का, और मुझे लग रहा है अगर 3 से 4 दिन दी जाए तो 740, 760 ये दो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज के दिन में मुझे लगता है 725, 730 इज़ वेरी लाइकली। ओके, तो यह है आपके लिए HDFC लाइफ, जहां पर अच्छा एक्शन आपको दिख रहा है, और पिछले कुछ दिनों से रोटेशन भी आया हुआ है बाजार में। इंश्योरेंस स्टॉक्स इन पर्टिकुलर काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं। अमृतसर, कोई इंश्योरेंस स्टॉक जो आपको भी पसंद हो सर? कल तो कमाल कर दिया था इन सारे स्टॉक्स में। एब्सोल्युटली, हम लोग देख रहे हैं कि इवन जो PSU स्टॉक्स है, GIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये सब तो लाइफ हाइस पे पहुंच गए। HDFC लाइफ शायद एक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर था। आई थिंक विल स्टार्ट सीइंग दैट परफॉर्मेंस फ्रॉम HDFC लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे मुझे लगता है कि अपसाइड करीब 910, 920 का है। 910, 920 का अपसाइड दिख रहा है अमृतसर को। और इंश्योरेंस स्टॉक्स PSU हो या फिर प्राइवेट, अच्छा एक्शन आपको आते हुए दिखेगा। विश्वेश जी, एक्सिस बैंक, रोज ही कुछ ना कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही हैं। आज एक्सिस बैंक का दिन है। बेन कैपिटल यहां पर करीब 1% से थोड़ा ज्यादा हिस्सा बेचने वाला है। क्या राय रखते हैं? कल के क्लोजिंग से करीब 2% डिस्काउंट पर है। कल वन ऑफ द फ्यू प्राइवेट बैंक था जिसने होल्ड आउट किया था और डेज हाई पर बंद हुआ था सर। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है दीपांशु की बहुत अच्छा चार्ट है। साइडवेज कंसोलिडेशन था, लोअर एंड ऑफ द रेंज 1102 के आसपास है। अगर यहाँ पे कोई भी गिरावट आती है तो मुझे लगता है खरीदना चाहिए। यहाँ पे 1120 या 1130 के कॉल ऑप्शन में भी खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ से अगला जो टारगेट है एक्सिस बैंक पे 1160, 1180 का है। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि एक्सिस बैंक में यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू रहनी चाहिए। इनफैक्ट बहुत अच्छे मूव के बाद में 4-5 दिन साइडवेज कंसोलिडेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड। सो डेफिनेटली बाय की सलाह है। मेरे हिसाब से आज शायद इसको थोड़ा सा नीचे मिले तो एंट्री करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक, इस पर रखिएगा नज़र। नीचे अगर मिले तो एंट्री भी करनी चाहिए। इंडियन बैंक पर रखिएगा नज़र, इसका QIP लॉन्च हुआ है। टीटागढ़ रेल पर रखिएगा नज़र, इसका भी QIP लॉन्च हुआ है। ITC, इस पर भी राय लेनी है विश्वेश जी आपसे भी और अमृतसर आपसे भी। कल इनकी एनालिस्ट मीट हुई थी, कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज आए हैं। पहले तो एक बार चार्ट पर राय दें विश्वेश जी। ये 450 के लेवल के आसपास काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है ITC, कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट करना है या नहीं? जो देखिए, स्टॉक का चार्ट तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्म किया। जैसे अमरीश जी ने भी कहा, मुझे लगता है कि ये मार्केट में ऐसे स्टॉक को पिकअप करना ज़रूरी है जो शायद नहीं चला है, बट एट द सेम टाइम ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर भी रहा है। तो लार्ज मूव के बाद, इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर फेब में इसको रिकमेंड किया जाता 200 के आसपास, और वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 480 तक गया था, और उसके बाद में आई थिंक विद अ नेगेटिव न्यूज़ स्टॉक साइडवेज हो गया। मुझे लगता है स्टॉक में इमीडिएटली एक ठहराव आया है, मतलब गिरावट के बाद में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ अ सप्लाई इज देयर इन 460, 465 रेंज। तो मैं ये कहूँगा दीपांशु कि इसको स्टेबलाइज हो जाने देना चाहिए 465 के ऊपर। उसके बाद फिर मुझे लगता है कि 480, 85 तक जाएगा, या फिर नीचे में अगर 440 तक मिलता है तो वहाँ लेना चाहिए, बिकॉज लास्ट 3-4 मंथ की जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है वो 430 है। तो या तो 430 पे करो या 465 के ऊपर बाय करो दीपांशु। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस पर आती हुई ITC।
कल एनालिस्ट मीट के बाद दीप मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए ना। क्योंकि वैसे तो खैर हम 200 सवा 200 रुपए से लगातार बुलिश है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रेजुअली अब यहाँ से ये स्टॉक 40-50 रुपए की तेजी के लिए तैयार हो रहा है। अच्छा जी, वाह, 500 के लेवल। हाँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। मुझे लगता है 480-500 रुपए की रेंज में ये स्टॉक धीरे धीरे चलेगा, लेकिन चलेगा। इसका जो हल्का फुल्का करेक्शन होना था वो करेक्शन हो चुका है। मैनेजमेंट ने कमेंट्री में ज़्यादातर बातें अच्छी कही है, एक्सेप्ट एक सिगरेट वॉल्यूम की ग्रोथ को लेकर, जिन्होंने कहा कि एक आध क्वार्टर ठंडी रह सकती है, उसके बाद वो भी ट्रैक पर आ जाएगी। एफएमसीजी बिजनेस अच्छा है, मार्जिन्स अच्छे हैं, मार्जिन एक्सपेंशन की बात है, लीडरशिप मेंटेन रखेंगे। और जाहिर सी बात, आज सारी रिपोर्ट्स आई, किसने टारगेट घटाए नहीं, एक आध ने बढ़ाई हैं। और फंड बाइंग भी कुछ समय पहले जीक्यूजी ने भी यहाँ पर खरीदारी की थी। और मुझे लगता है कि अगर मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट है तो फॉलो अप बाइंग आने की आप संभावना भी मान सकते हैं। सो आईटीसी में यहाँ से पॉजिटिव व्यू बनाकर चलें। 480-500 रुपये का टारगेट एक बार के लिए आप लेकर चल सकते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, आईटीसी है, बड़ा हाथी है, धीमे धीमे चलता है, लेकिन चलेगा, जूमते हुए चलेगा आराम से, अपने चाल में, अपने अंदाज में, मस्ती से, ऐसा है, राइट। वो कहते हैं वो कहावत ऐसी नहीं बनी है, कौन सी? हाथी चलता रहता है, पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। क्यों? हाथी को फर्क ही नहीं पड़ता पीछे कौन है, आगे क्या, कौन उसको क्या बोला हुआ है, उसकी चाल वैसे रहती है। हाँ, अपनी चाल में रहता है। ओके, वैसा ही है। ऐसे ही हाँ, हमारे कुछ और एक्सपर्ट जो अपनी मूड मस्ती में रहते हैं वो हो रहे हैं तैयार। और विशेषकर कुणाल जी, इन्हें कोई कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम कहते रहते हैं कुछ कुछ हमेशा। आइए कुणाल जी, सुप्रभात, स्वागत है आपका, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी मैं पिक ऑफ द डे बताऊं उससे पहले मन में एक सवाल आया अनिल जी। अभी आप 2 पशुओं की बात कर रहे थे अनिल जी, किससे तुलना कर रहे थे? मेरी अनिल जी पूरी तरह बात समझ नहीं पाया, तो कृपया प्रकाश डालें जिससे मन में कोई दुविधा न रह जाए। आप तो मतलब हिज हाइनेस रॉयल कोई किंग ही होंगे, हाथी पे ही बैठेंगे और क्या है। चलिए अनिल जी, अच्छा है, कम से कम जो मैं सोच रहा था वो आप नहीं सोच रहे हैं। अनिल जी फिर ठीक है बात। तो मैं तो आपके बारे में हमेशा अनिल जी खरीदारी की राय है। जी सर बताए। तो अनिल जी खरीदारी की राय है, और बैंकों में अनिल जी बड़ी जबरदस्त तेजी है। मझोला बैंक एक मैंने चुना है जिसका नाम है करूर वैश्य बैंक। हमने एक जबरदस्त तेजी इसमें आते हुए देखी है, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और बाकी सारे बैंक्स के आगे चल रहा है। तो करूर वैश्य बैंक को खरीद करके चले। 158 रुपए पर 158 पर एक स्टॉप लॉस रख ले। मुझे लगता है कि स्टॉक 190 रुपए के लेवल्स आपको इवेंचुअली दिखाएगा। 158 का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 170 रुपए का, 170 का पहला और 175 रुपए का दूसरा टारगेट। 170-75 और उसके बाद 190 के टारगेट के लिए करें करूर वैश्य बैंक में खरीदारी। और अगर आप खरीदारी करने के लिए एक और कारण चाहते हैं, कुणाल जी के बोलने के बाद भी अगर आपको लगता है और चाहिए तो मैं दे दूं, वैसे तो वो उतना ही काफी है। के फॉर कुणाल, के फॉर केवीबी, हाँ सही बात। इनफ। बट फिर भी एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 1 करोड़ 20 लाख शेयरों की है खरीदारी इसी दाम पर 162 रुपए पर, जहां से 3 रुपए स्टॉक ऊपर है। सो एंजॉय। ओके, और आजकल बताऊं एसबीआई म्यूचुअल फंड की बड़ी फॉलोइंग है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास पैसे बहुत हैं इक्विटी में। तो जहां एसबीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ में आ जाता है, उस आईपीओ को ऑलरेडी एकदम वो सुपर हिट हो जाता है। जिस मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एसबीआई म्यूचुअल फंड की एंट्री हो जाएगी, वहां पर कुछ अलग ही मूड माहौल बन जाता है। तो कुणाल जी के लिए आज अच्छी खबर, केवीबी के लिए अच्छी खबर, आपके लिए अच्छी खबर। सुमित जी भी आपको कोई अच्छी खबर देने के मूड में है। एंड मॉर्निंग में तो सुमित जी आमतौर पर शॉर्ट कॉल देते नहीं है। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी बाय का स्टॉक ही रडार पे है। सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। तो सीमेंट सेक्टर का जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है वो है एसीसी। एसीसी के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड में है। तेजी के ट्रेंड के बाद स्टॉक ने पिछले 3 से 4 दिनों में साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाया और अभी वापस से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। तो 2170-75 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 2140 का इसका सपोर्ट स्टॉप लॉस बनेगा। तो 2140 के स्टॉप लॉस से एसीसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 2210, 2225 ये लेवल मोमेंटम के तौर पे ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनली फिर इसके अंदर और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो एसीसी इस पर है आपके लिए राय आती हुई सुमित जी की तरफ से। सीमेंट स्टॉक्स कल भी थोड़ा एक्शन में दिखे थे, आज एसीसी के साथ जाना चाहेंगे सुमित जी। ओके,
PI इंडस्ट्रीज, एक बार इस पर नजर डाल देते हैं। काफी खबरें कल चल रही थी इनको लेकर। कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि कंपटीशन के कंसर्न्स ओवरडन है, बट वैसे 10% का बड़ा क्रैक हमने जरूर स्टॉक में आते देखा था। अमरीश सर, ट्रैक करते हैं PI इंडस्ट्रीज सर? नहीं दीप, PI इंडस्ट्रीज में जहाँ ट्रैक नहीं करता तो टिप्पणी देना तो मुश्किल है मेरे लिए सर। एक चार्ट चेक जरूर ले लेते हैं। कुणाल जी, PI इंडस्ट्रीज कल की गिरावट के बाद अब आज के लिए सेटअप कैसा दिख रहा है इसका सर? देखिए, क्लियर ब्रेकडाउन आता हुआ कल के ट्रेड में हमने देखा दीपांशु, और नीचे जगह मुझे दिखाई पड़ती है, यानी कि और गिरावट संभव है। और जो बड़ा सपोर्ट चार्ट पर है वो लगभग 3400-3350 के आसपास है। तो मुझे लगता है उन स्तरों के आसपास कुछ वापस से बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होगा। मौजूदा स्तरों पर कोई खरीदारी की राय नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। इस जो गिरावट है इसको प्ले आउट हो जाने दें, और उसके बाद 3350-3400 के आसपास मुझे लगता है कि बाइंग करनी चाहिए। ओके, 3350-3400 के आसपास बाइंग करनी है। ये है आपके लिए PI इंडस्ट्रीज। SRF, विश्वेश जी, एक बार इस पर भी राय लेना चाहूंगा। PI इंडस्ट्रीज की भारी पिटाई थी, वैसे SRF तो ठीक ही था, कल हल्की नरमी इसमें भी दिखी थी। नई कैपेसिटी इन्होंने कमीशन करी है, वो ऑन स्ट्रीम आ चुकी है सर। एक बार SRF की चार्ट बताएं। काफ़ी ट्रिकी है। इनफैक्ट दिवांशु में PI इंडस्ट्री का भी चार्ट दिख रहा था। इनफैक्ट कंटिन्यू टू वोट कुणाल जी से ये स्टॉक में कुछ बड़ा डेवलपमेंट है, और नॉट जस्ट कल का मूव, बट इसका लास्ट 1-1.25 साल का जो प्राइस का स्ट्रक्चर है ये सम सॉर्ट ऑफ अलार्मिंग है। और मैंने पास्ट में इस तरह के जो स्ट्रक्चर देखे हैं उसमें बाद में हमने बहुत बड़ी उठापटक देखी है। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस नोट सजेस्ट करूंगा कंटिन्यू टू वोट कुणाल जी से। जहाँ तक SRF की बात है, बहुत प्रॉमिसिंग चार्ट है, और ये स्टॉक इस तरह के साइन एग्जिबिट कर रहा है कि ऑलमोस्ट 2021 के बाद में, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो गया स्टॉक वहीं है, 2700 ऊपर में है और लोअर साइड 2000 है, और 2000 आता है और वहां से वापस एक बार 2700 आता है। जिस तरह का ये प्राइस पैटर्न है, ये स्टॉक को या तो 3000 होना चाहिए या तो 1700 या 1500 होना चाहिए। इसके बीच में स्टॉक अगर ट्रेड कर रहा है, दैट ओनली मीन्स के सम सॉर्ट ऑफ अ लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन और चेंज ऑफ हैंड इज गोइंग ऑन। बहुत क्लोज वॉच रखना पड़ेगा दीपांशु। इस तरह के चार्ट में मतलब पोटेंशियल है कि ये बड़ा मूव दे सकता है, लेकिन एक कंफर्मेशन आनी चाहिए। इसका कंफर्मेशन 2500 के ऊपर क्लोजिंग में ही आएगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि स्टॉक ने जिस हिसाब से लास्ट वीक का क्लोज दिया है, थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। केमिकल स्पेस में प्रॉमिसिंग दिखा रहा था सेटअप, लेकिन शायद ऊपर में सप्लाई आ रही है। तो मैं दोनों स्टॉक में कहूँगा कॉशियस नोट ही रहे, बहुत ज़्यादा बाइंग की चेष्टा ना करे। पुल बैक वुड बी द बेटर स्ट्रेटजी राइट नाउ इन द केमिकल स्पेस। तो ये है आपके लिए राय। जहाँ तक SRF का सवाल है, बाय द वे एक्सिस में थोड़ी थोड़ी ब्लॉक डील्स होना शुरू हो चुकी हैं। 30 लाख शेयर्स के अभी सौदे आपने एक्सिस में होते हुए देखे हैं। बेन कैपिटल करीब 1.1% हिस्सा बेच रहा है। देखते हैं कैसा एक्शन इस पर रहेगा। ब्लॉक डील्स होना शुरू हो चुके हैं इस काउंटर के लिए। 63 लाख शेयर्स हो गए हैं, तो इस समय 2 ब्लॉक आपके लिए होते हुए दिखे हैं। लॉरस लैब्स, इस पर एक बार सुमित जी आपकी राय लेना चाहूंगा। इनकी सब्सिडरी है जहां US FDA ने जांच करी थी उनकी आंध्र प्रदेश फैसिलिटी की। 5 आपत्तियां जारी की गई हैं फॉर्म 483 के साथ। कल नरमी में भी दिख रहा था लॉरस लैब्स। इसकी चार्ट्स पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर? दीपांशु, स्टॉक के अंदर वीकनेस है, स्टॉक के अंदर गिरावट है, कंटिन्यूअस स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, बीच में बाउंस बैक पुल बैक लेता है, बट ओवरऑल इसके अंदर दबाव भी देखने को मिलता है। तो लॉरस लैब के अंदर मेरे को लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी तेजी बनेगी। स्टॉक के अंदर ऊपर में 395-400 रुपए का रेजिस्टेंस है। ये लेवल टूटेगा तो कोई बाउंस पुल बैक देखने को मिलेगा, नहीं तो दबाव देखने को मिलेगा। और 375 का लेवल नीचे में टूटने के बाद 350 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में लॉरस लैब में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई खास तेजी वाला चार्ट दिख नहीं रहा है। ओके, ये है आपके लिए लॉरस लैब्स। को ज्यादा एक्शन एक्सपेक्ट कर नहीं रहे। खबर भी ज्यादा अच्छी आई नहीं है कंपनी के लिए, बट बाजार पर है पूरा फोकस। खुलने के लिए भी हम हो रहे हैं तैयार।